नमस्कार, मैं केशव राय। मैं भी पिछले 3 दिनों से रोज़ ही फेस्टिवल्स को अटेंड कर रहा हूँ और उसमें सभी के डिस्कशन, कन्वर्सेशन, पुस्तक लॉन्च, ये सब मैं रोज़ देख रहा हूँ। जैसे कि टाटा का द मुंबई लिट फेस्ट, पृथ्वी थिएटर का पृथ्वी थिएटर में जो फेस्टिवल चल रहा है, वो राइटर एसोसिएशन का जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, तीनों दिन में लगातार उसमें शरीक रहा और लोगों को सुनता भी रहा। अब 20 नवंबर से, क्योंकि प्रतिवर्ष होता है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में, वहाँ पर देश नहीं दुनिया के फिल्मकार आते हैं और वहाँ पर फिल्म बाजार भी लगता है। तो हमने 2 वरिष्ठ साहित्यकारों से, समीक्षकों से निवेदन किया, जिसमें श्री अजीत राय जी हैं, दूसरे गिरीश वानखेड़े जी। आप दोनों उसमें शरीक हो रहे हैं और अजीत राय जी शुरू से उससे जुड़े हुए हैं। तो अजीत जी नमस्कार, गिरीश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसकी लिगेसी बहुत बड़ी है और इसका महत्व तब का है जब इंटरनेट नहीं होता था, डीवीडी नहीं होती थी। उस समय आप फिल्मों को, डीसीपी टेक्निक नहीं थी, रील, बड़े बड़ी रीलें होती थी और तब फिल्में ट्रैवल करती थी। उसमें क्या हुआ कि सत्यजीत रे हमारे महान फिल्मकार हुए और बहुत बड़े फिल्मकार हुए, मतलब उनसे बड़ा फिल्मकार अभी तक नहीं हुआ। वो लंदन में फाइन आर्ट्स की शिक्षा लेने गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने इटली के एक फिल्मकार विटोरियो डे सिका की फिल्म बाइसिकल थीफ देखी और उस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने तय किया कि उनको ये सब नहीं करना, फिल्में बनानी है। और जो बाइसिकल थीफ में जो बच्चे का कैरेक्टर है, उसको उन्होंने बाई एंड लार्ज अपू के कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, अपू ट्रायलॉजी बनाई, वो था। लेकिन वो बाइसिकल थीफ हिंदुस्तान में कब आई? वो 1948 की फिल्म थी, उन्होंने लंदन में देख लिया। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार के फिल्म्स डिवीज़न ने, जो मुंबई में है, उस समय भी मुंबई में था, फिल्म डिवीज़न मुंबई ने पहला भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया मुंबई में 24 जनवरी 1952 से 1 फरवरी 1952 तक। ठीक है, वो पहला फिल्म है। जब वो फिल्म फेस्टिवल यहाँ आया, उसमें 40 फीचर फिल्में थी, 100 के करीब शॉर्ट फिल्में थी और पहली बार भारत के फिल्मकारों ने बाइसिकल थीफ देखी। उनकी आंखें चुधिया गई इतने बड़े महान सिनेमा को देखकर। और बाइसिकल थीफ एक ऐसी फिल्म है जिसने दुनिया भर में 500 से ज़्यादा ग्रेट फिल्म मेकर पैदा किए हैं। बाइसिकल थीफ ऐसी फिल्म है। इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन नई दिल्ली में 21 फरवरी 1952 को स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये फिर कोलकाता, चेन्नई भी, दिल्ली और बॉम्बे के अलावा ये फेस्टिवल ले जाया गया। उसके बाद चलता रहा, हर 2 साल 3 साल पर ऐसे होता रहा। 1965 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के जो डायरेक्टर और अध्यक्ष और प्रमुख बनाए गए, वो ग्रेट सत्यजीत राय बनाए गए। 65 और 1975 में आकर उसके बाद ये फिल्म समारोह रेगुलर कर दिया गया, यानी कि हर साल। पहले दिल्ली में, फिर हैदराबाद में, फिर कोलकाता में, चेन्नई में, जगह जगह वो होता रहा। लेकिन सन 2004 में मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे, उनकी पहल पर भारत सरकार में, वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी और देश में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, दोनों में एक MOU साइन हुआ और भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2004 में गोवा में शुरू हुआ, एक प्रयोग के तौर पर, क्योंकि गोवा में समुद्र है और कान फिल्म फेस्टिवल इन लोगों के ध्यान में था, जहाँ की समुद्र के किनारे फेस्टिवल होता है, जिसको फ्रेंच रिवियरा कहते हैं। वहाँ गोवा में जब शुरू हुआ तो हर साल दोनों विभाग आपस में बातचीत करते थे, डिबेट करते थे, ये सब करते थे। अब इस पर डिबेट होती थी। गोवा का मुख्यमंत्री कहता था कि इसको परमानेंट वेन्यू बना दिया गया। INB मिनिस्टर इसका नाम ही नहीं लेते थे कि परमानेंट वेन्यू बनाया गया कि नहीं बनाया गया। लेकिन अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसको गोवा को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का परमानेंट वेन्यू बना दिया गया। तो 2004 से लेकर लगातार यह फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। एक तो ये, दूसरा ये है कि भारत में उस जमाने में 1952 में और अभी हाल तक आप देखिए कि जब बॉम्बे मुंबई में
1993 में भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ। 1993 में पहली बार लोगों ने स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म शिंडलर्स लिस्ट देखी। सही बात, मुंबई में। और उस समय तहलका मच गया हिंदुस्तान में कि ऐसी फिल्म इन्होंने देखी ही नहीं थी। और शिंडलर्स लिस्ट एक ऐसी फिल्म है जिसने स्पीलबर्ग को अमेरिका के 10 सबसे बड़े अमीर लोगों में शुमार कर दिया। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड सुपरहिट थी और क्लासिकल भी थी, कल्ट फिल्म थी। मेरा मानना है कि हर हिंदुस्तानी को शिंडलर्स लिस्ट जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद फिर कारवां चलता रहा। लेकिन इस फिल्म फेस्टिवल ने जो रिट्रोस्पेक्शंस आयोजित किए, यानी कि पुनरावलोकन, जैसे इस बार गोवा के फिल्म फेस्टिवल में महान फिल्मकार जियां लुक गोदार, जो फ्रेंच में फिल्मकार हैं, फ्रेंच फिल्मकार हैं, जिन्होंने 2 बार ऑस्कर अवार्ड ठुकराया, उनको लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड मिला। और गूगल और इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पेजेज गोदार के बारे में हैं। उनका रिट्रोस्पेक्शन हो रहा है इस बार। उन्होंने 92 साल में अभी पिछले दिनों स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु वर्ण किया, यानी कि उन्होंने कहा कि अब मुझे मरना है, तो डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन देकर मारा गया। ये इच्छा मृत्यु का कानून स्विट्जरलैंड में लागू है। तो जिस फिल्मकार ने दुनिया भर में सिनेमा को बदल दिया, फिल्म मेकिंग को बदल दिया, वो एक हाइट पर ले गए सिनेमा को, उनके ट्रिब्यूट दे रहा है इफी गोवा। तो इफी गोवा में कम से कम देश भर के ऐसे नौजवान हैं जो साल भर अपनी बचत, जेब खर्च बचाते हैं, पैसा बच, क्योंकि गोवा महंगा है अभी भी, तो वो वहाँ से जाते हैं और सिनेमा देखते हैं और देखने का सुख उठाते हैं। तो कम से कम ये एक विंडो है, खिड़की है वर्ल्ड सिनेमा की, जिसमें हम दुनिया भर का महान सिनेमा देखते हैं। ये मुझे कहा। क्या बात। गिरीश जी, आप पीवीआर में 9 या 10 वर्ष मार्केटिंग हेड रहे हैं, तो ये जो एनएफडीसी का फिल्म बाजार लग रहा है, फिल्म बाजार से निर्माताओं को क्या फायदा होता है? देखिए, जैसे अजीत राय साहब ने बताया कि फेस्टिवल का मकसद फिल्में देखना तो होता है। विक्टोरियो डी सिका की फिल्में हैं, स्पीलबर्ग साहब की फिल्में हैं, या सत्यजीत रे साहब ने जो फिल्में बनाई, या गोदाद का इस बार जो रेट्रोस्पेक्टिव है। तो फिल्म फेस्टिवल ये फिल्मों का एक्सपोजर तो देता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी थी, वो ये थी कि हमारे पास बाज़ार नहीं था, हमारे पास मार्केट नहीं था, जो कि कांस में है। कांस का मार्केट मैच्योर मार्केट था। तो फिल्में देखने के अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि इसमें मार्केट हो जहाँ पर फिल्म मेकर्स अपने आइडियाज़ को पिच कर सकें, जहाँ प्रोड्यूसर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, फिल्म एजेंट्स हो, सेल्स एजेंट्स हो, लेकिन फिल्म की खरीद फरोख्त हो सके, फिल्मों के बारे में बातचीत हो सके, बिजनेस की बात हो। तो ये जो बिजनेस की खामी थी वो एनएफडीसी बाजार ने पूरी की। अगर फिल्म फेस्टिवल 7 दिन का होता है, तो जिस दिन फिल्म फेस्टिवल इफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा जब शुरू होता है, तो पहले 4 दिन एनएफडीसी बाजार होता है। वो एनएफडीसी बाजार मेरियट में होता है, जेडब्ल्यू मेरियट में, जो सालाना वहाँ होता है, और उसके थोड़े 5 मिनट के अंतराल पर ही फिल्म फेस्टिवल इफ़ी होता है। अब एनएफडीसी बाजार में स्क्रीनिंग रूम्स हैं, जहाँ पर वो फिल्म मेकर्स जो चाहते हैं कि मेरी फिल्में अलग अलग टेरिटरीज़ में, अलग अलग दुनिया के टेरिटरीज़ में बेची जाएं, सेल्स एजेंट्स को दिखाई जाए, ऐसे फिल्म स्क्रीनिंग रूम्स में उन फिल्मों को दिखाया जाता है, रखा जाता है। फिल्म मेकर्स आते हैं, आइडियाज़ पिच करते हैं, और इस तरीके से मार्केट के लिए जो बिजनेस जानते हैं उनके लिए सबसे सुनहरा वक्त होता है जहाँ वो एनएफडीसी बाज़ार जाते हैं। तो बाज़ार की कल्पना जो है वो अब मैच्योर होते जा रही है। हमारे तरफ एक जो समुदाय है जो फिल्मों को पसंद करता है, जो फिल्मों के प्यार में गोवा जाता है, अपनी, जैसे इन्होंने कहा कि अपने साल भर की बचत करते हैं कुछ लोग, और जो गोवा जाते हैं और फिल्मों के शौकीन होते हैं। फिल्म फेस्टिवल ये बहुत प्रेस्टिजियस है। हमारे देश में मामी के अलावा गोवा एक फिल्म फेस्टिवल है जो कि प्रेस्टिजियस है। मामी इन दिनों नहीं चल रहा है, लेकिन गोवा एक ऐसा है जहाँ जिसको इस देश की फिल्म इंडस्ट्री का मेक्का कहा जा सकता है, जहाँ पूरी दुनिया, पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के रिस्पेक्टेड लोग आते हैं। लेकिन साथ ही साथ जहाँ बाजार की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चूँकि पीवीआर पिक्चर्स से जुड़ा था, पीवीआर पिक्चर्स से डिस्ट्रीब्यूशन आम रहा है पीवीआर का, तो मेरा काम वहाँ होता था कि उन लोगों से मिला जाए जो अपनी आइडियाज़ को पिच करते हैं, या वो फिल्मों को चूज़ किया जाए जिनको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते। वो बहुत सारे फिल्म मेकर्स इतने ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी फिल्म मेकिंग से कि वो फिल्म बनाने के बाद वो कहाँ बेची जाएं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाए, कैसे मार्केट की जाए, कैसे रिलीज़ की जाए, कैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। ये जानकारी बाजार देता है, फिल्म फेस्टिवल नहीं देता। फिल्म फेस्टिवल
जो बिल फिल्म के पागल दीवाने जो लोग हैं, जो प्यार करते हैं फिल्मों से, जो मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के लिए फेस्टिवल है, बाजार एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो बाजार से मेरा हमेशा संबंध रहा और मैं फिल्में भी देखता रहा हूँ। इस साल जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो बाजार में मैं 4 दिन में से 3 दिन हूँ, फिर 2 दिन मैं इफ़ी में कुछ फिल्में, अनंत महादेवन साहब की जो फिल्म है द स्टोरी टेलर, उसका स्क्रीनिंग है 21 तारीख को, तो वो स्क्रीनिंग में देखूंगा। 2 या 3 फिल्में जिसके लिए मैं जा रहा हूँ गोवा में, वो देखूंगा। और साथ ही साथ NFDC बाज़ार में मैं कुछ ऐसी आइडियाज़ के लिए जा रहा हूँ जिनको मैं आगे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अब चूँकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, PVR के वक्त मैं PVR को रिप्रेजेंट करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था फिल्में। अब करीब 7 सालों से मैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग मेरी कंपनी है। बहुत सारी फिल्मों को मैं नेशनली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, OTT पे मैं सिंडिकेशन करता हूँ। लेकिन चूँकि अभी मैंने जस्ट प्रोडक्शन शुरू किया है, तो हम इस बार वहाँ पर कुछ ऐसे फिल्म मेकर से मिल रहे हैं जिनकी आइडियाज़ को वो पिच करना चाह रहे हैं। और ये आइडियाज़ का जो पिच फेस्ट है, पिच का जो फेस्टिवल होता है, वो NFDC बाज़ार में होता है। तो हमारे लिए ये कहना बड़ा वाजिब है कि जिस तरीके से एक फिल्म फेस्टिवल में 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, जहाँ पर फिल्म भी हो और व्यापार भी हो, तो फिल्म और बिजनेस का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो वो गोवा में होता है। और वो इस साल चूँकि 2 साल नहीं हो पाया था वो फिजिकल, तो इस साल वो उसका रूप और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। अजीत जी, ऑस्कर में लगभग 5000 मेंबर्स या सदस्य हैं, जिसमें अपने भारतीय फिल्म मेकर भी हैं। तो क्या ये गोवा का जो फेस्टिवल्स है, इसमें इस तरह के मेंबर्स होते हैं जो किसी फिल्म को या उसको चुनते हैं तो उसका पूरा मतलब कहना का ना वारा न्यारा हो जाए, इस तरह से क्या कुछ इसमें होता है? देखिए, मैं गोवा फिल्म फेस्टिवल की चयन समिति की जूरी में 3-4 साल रहा हूँ लगातार, तो मुझे थोड़ा बहुत उसका अनुभव है। लेकिन उससे पहले मैं फिल्म बाज़ार की बात को जोड़ दूँ जो गिरीश जी ने कही। एक्चुअली हिंदुस्तान का जो सिनेमा जिसको इंटरनेशनल ब्रेकअप मिलना है, उसके लिए NFDC के फिल्म बाज़ार ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सही बात। और वो बियॉन्ड गवर्नमेंट है। सही बात। वो एक NFDC ने और उनके लोगों ने पिछले 15 सालों की अथक परिश्रम से, और कैन फिल्म फेस्टिवल में भी इंडियन पेविलियन पहले NFDC ही चलाती थी। तो इन लोगों ने एक बड़ा पारा फर्नेलिया इंडियन सिनेमा के लिए वर्ल्ड वाइड किया है। और ये किसको किसको लाए हैं सोचिए उस फिल्म बाजार में। कैन फिल्म फेस्टिवल का जो डायरेक्टर है थेरी फ्रेमो, उसको लाए हैं। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर को लाए हैं, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर लाए, बर्लिन को लाए हैं, वेनिस को लाए हैं, प्लस जो वर्ल्ड की सिनेमा की 3 सबसे बड़ी मैगजीन है उसके लोगों को लाए हैं, स्क्रीन इंटरनेशनल, हॉलीवुड रिपोर्टर और वैरायटी। इस बार मैं इन्हीं तीनों मैगजीन पर एक पैनल मॉडरेट कर रहा हूँ NFDC की ओर से। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे चुना इसके लिए। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी भारतीय सिनेमा का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार कैसे बढ़े, इस पर मैं करने जा रहा हूँ वहाँ इस बार। तो वो और NFDC ने जो नए फिल्म मेकर्स की एक जनरेशन पैदा की है, ये अनुराग कश्यप, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज अली, कबीर खान, पुनीत मोंगा तो प्रोड्यूसर है, गुरनीत मोंगा वहाँ की, फ्रांस की, इन सबकी फिल्मों को और इनको फिल्म बाजार ने प्रमोट किया है पिछले 14 सालों में। और आप देखिए तो अनूप सिंह जो एक इंडियन फिल्म मेकर हैं, पहले अफ्रीका में थे, अब जेनेवा में रहते हैं, जिन्होंने इरफान को लेकर किस्सा फिल्म का बनाई। किस्सा को पहली बार हमने फिल्म बाजार में देखा। तो वो सब और बहुत सारा, यहाँ तक कि अनुराग कश्यप जो वर्ल्ड का एक नामी फिल्म मेकर है, जिसको अनुराग कश्यप बहुत पसंद करते हैं, फतेह यकीन, हैम्बर्ग में रहता है जर्मनी में, उसको फिल्म बाजार में ले आए थे और उसकी फिल्म सोल किचन का स्पेशल स्क्रीनिंग कराया था। तो ये जो दुनिया हमारे सामने फिल्म बाजार में खुलती है, जो नए फिल्म मेकर को प्लेटफॉर्म देती है। अभी उन्होंने राइटर्स लैब, क्योंकि हमारा इंडियन सिनेमा कमज़ोर एक ही पॉइंट में है वर्ल्ड के मुकाबले कि हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं हैं, वी डोंट हैव गुड स्क्रिप्ट राइटर। तो NFDC ने एक राइटर्स लैब बनाया है जिसमें आप साल भर में वो अनाउंस करते हैं आपकी स्क्रिप्ट उसमें जाए। वो बड़े बड़े फिल्म के प्रोड्यूसर को बुलाते हैं, जिसने 2005 में जिस लगान फिल्म को हराकर जिस फिल्म ने ऑस्कर जीता, नो मैंस लैंड, उसका प्रोड्यूसर फिल्म बाजार में आया, मुझे मिला। तो ये सारे इस बार उन्होंने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जो OTT प्लेटफॉर्म है उन सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक तो ये। दूसरा सवाल आपने पूछा कि ये कैसे होता है। राइटर्स रूम, राइटर्स लैब अंदर, राइटर्स लैब एक प्रोसेस का नाम है जो महीनों चलता है
और महीनों में ख़त्म होता है। राइटर्स रूम एक इवेंट का नाम है, जो एक कमरे में आप राइटर्स रूम आपने बना दिया, ये सब कर दिया। तो गोवा फिल्म फेस्टिवल की तैयारी बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, 1952 से हो रही है, आप सोचिए। तो अभी क्या है क्या नहीं है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता इस समय कैसी हालत है, लेकिन दुनिया के जाने माने फिल्म मेकर्स, फिल्म डायरेक्टरों के रिट्रोस्पेक्शन हमने गोवा में देखे इन 15-20 सालों में जितना हुआ। तो इसकी एक कमेटी होती है वर्ल्ड सिनेमा की, प्रीव्यू कमेटी, जो सिलेक्शन बोर्ड जिसको आप कह सकते हैं, वो दुनिया भर के करीब 1000 से 1500 फिल्में देखती है, उनमें से 150 फिल्मों को चुनती है वो कमेटी। उसमें 20 लोग होते हैं, एक वीवी में होती है, पहले दिल्ली में होती थी सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। दूसरा एक इंडियन पैनोरमा से, एक ख्याल ये भी है ना कि हमारी इंडियन फिल्में भी विदेशी देखें, तो उसके लिए इंडियन पैनोरमा सेक्शन बहुत पावरफुल होता है, जिसमें अनंत महादेवन की फिल्म ये स्टोरी टेलर की बात करें, उसमें एक से एक बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं और तमाम हिंदी भाषाओं से आती है। उसमें लगभग करीब 18 से 20 फिल्में इंडियन पैनोरमा में होती है, जो एक साल पहले रिलीज हो चुकी होती है। तो उसका पैनोरमा की एक जूरी होती है जो 1 महीना बैठकर दिन भर फिल्मों को देखती है, उनमें से सिलेक्ट करती है। इन्हीं में से एक ये दोनों जूरी मिलकर एक कंपटीशन सेक्शन की फिल्मों का चुनाव करती है, इंटरनेशनल कंपटीशन। मेरे दोस्त थे जब वहाँ डीजी फिल्म फेस्टिवल के एसएम खान, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम 90 लाख और कई करोड़ के पुरस्कार देते हैं और हमारी फिल्में तो उसमें आ ही नहीं पाती। तो उस इतने करोड़ भारत सरकार खर्च करती है पुरस्कारों पर, हम तो बाद में हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से इसको करना चाहिए। तो गौतम घोष की फिल्म को पहली बार 15-20 साल के बाद मौनेर मानुस उनकी फिल्म थी, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का ईफी में अवार्ड मिला। और वो बहुत, देखिए सेलिब्रिटी ग्लैमर ये सब नहीं, ईफी एक सीरियस फिल्म इवेंट है। जैसा गिरीश जी ने कहा कि एक सिनेमा के दीवानों का वो मेला है, तो अब ये एक बैलेंस हुआ है और उसमें 1000 तरह की एक्टिविटी हैं। जैसे मान लीजिए एक बार सॉसर्स फिल्म, जैसे फुटबॉल पर आधारित फिल्म, तो उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड पर, क्योंकि गोवा में फुटबॉल बहुत होता है, वहाँ उसने उस तरह से किया। प्लस कमर्शियल इंडियन सिनेमा को वो बड़े बड़े समुद्र के किनारे स्क्रीन पर करते हैं, जहाँ आम पब्लिक देख सकती है। तो ये बड़े, और 7 ऑडिटोरियम में सुबह 8 साढ़े 8 से लेकर रात के 12 बजे तक शोज चलते हैं। तो ये बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसकी सिलेक्शन का। गिरीश जी, एक तो स्वतंत्र प्रोड्यूसर होता है, वो फेस्टिवल्स में अपनी फिल्म भेजता है, और एक कारपोरेट हाउस की फिल्म जाती है, इसमें क्या? देखिए एक्चुअली फेस्टिवल्स ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फिल्मों वालों के लिए हैं, जिसको इंडीज़ बोलते हैं। ये ज़्यादातर जिस फिल्मों को स्टूडियो की बैकिंग होती है वो बहुत कमर्शियल सोचते हैं फिल्मों को, और उनके पास इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो उसको रिस्पेक्टफुली रिलीज़ कर सकें। इंडिपेंडेंट जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो बड़ी मशक्क़त से पहले तो फिल्म बनाते हैं, अब उसके बाद उस फिल्म को उनको प्रमोट करना होता है, और प्रमोट करने के लिए फिल्म फेस्टिवल से बेहतर जगह नहीं है, क्योंकि एक अच्छा पॉजिटिव पीआर आपको तभी मिलता है जब वो फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग की गई हो। तो इसके लिए ज़्यादातर फिल्म मेकर्स जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो ऐसे फेस्टिवल्स की राह देखते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट फिल्म को वहाँ दिखाया जाए, और इंडिपेंडेंट फिल्मों के चाहते बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये आप समझ लो कि इंडिपेंडेंट फिल्मों की अपनी एक लीगेसी है। जब पहली क्वेंटिन टेरेंटिनो ने भी जब पहली फिल्म बनाई थी वो इंडी ही फिल्म थी। तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बहुत बड़े रहे हैं जो बाद में सक्सेसफुल हुए हैं। अब जब आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होते हो, आप पहली फिल्म बनाते हो, फिर आप फेस्टिवल में जाते हो, उसको एक्सप्लॉइट करते हो, आपका पॉजिटिव पीआर आता है, और फिर किसी तरीके से कोई एक बड़ा स्टूडियो आता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और बाद में यही इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर स्टूडियो का पार्ट बन जाता है। और फैंड्री के साथ क्या हुआ था? फैंड्री एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी जो नागराज मंजुले ने बनाई। अब उस फैंड्री को फेस्टिवल्स में इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, एक अच्छा पीआर, स्ट्रॉन्ग उसको पीआर बैकिंग रही, और उसको जी ने एक्वायर कर दिया। अब जी ने जब एक्वायर कर लिया तो ऑब्वियसली उसके बाद नागराज मंजुले ने जी के लिए ही सैराट बनाई, जो जिसने बाद में हिस्ट्री बनाई। तो ये जो इंडिपेंडेंट फिल्मों के लिए सबसे अच्छा अगर कोई पॉइंट है जहाँ पर वो अपनी फिल्मों को शोकेस कर सके, वो फेस्टिवल ही होता है। और कॉरपोरेट को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट के लिए एक बड़ी बैकिंग ऑलरेडी है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग के ऑलरेडी टूल्स हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी बड़ी फिल्म को जो माउंट करते हैं उसको कमर्शियल तरीके से रखते हैं। अब उनके पास स्टार होता है,
तो स्टार आ जाता है फिल्म फेस्टिवल में, फिर फिल्म फेस्टिवल में जो स्क्रीनिंग होती है उसमें इनोवेटिव मार्केटिंग की तरफ से वो अपनी मसाला फिल्मों को प्रमोट करते हैं। जैसा सर ने बताया कि वो रिवर बैंक अपने बीचेस पे स्क्रीनिंग कर दें या इनोवेटिव मार्केटिंग करें, क्योंकि वो उनकी मसाला पॉट बॉयलर फिल्म है। इनकी बात को मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। देखो, दुनिया का बड़ा फेस्टिवल कान फिल्म फेस्टिवल है। जी हाँ, ठीक है। हाँ, कान सबको चाहिए, माने हॉलीवुड को भी चाहिए और दुनिया के सारे फिल्में को चाहिए। तो जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं और जो उनकी बड़ी फिल्में हैं वो कान में आती जरूर है, लेकिन वो आउट ऑफ कंपटीशन में होती है। जैसे टॉम क्रूज आज के डेट में हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार है, तो उसकी फिल्म जो प्रीमियर किया उसने अपनी फिल्म का, टॉप गन मैवरिक का, और एल्विस प्रेस्ली पर जो फिल्म आई थी उसकी, एल्विस। तो ये सब फिल्में, या स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म आई थी जिसको डिज्नी ने प्रोड्यूस किया था। और डिज्नी को इस तरह से समझिए कि डिज्नी की 2 फिल्मों का बजट और टर्नओवर जितना होता है उसमें आपका पूरा मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री समा जाती है 2 ही फिल्मों में। तो डिज्नी अपनी फिल्म कैन में ले आता है। बिग फ्रेंडली जायंट उसकी फिल्म का नाम था, स्पीलबर्ग की। वो बच्चों के लिए फिल्म थी, लेकिन गजब की फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म था। उसी तरह एक एनिमेशन फिल्म आई थी। तो ये जो फिल्में हॉलीवुड की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट वाली जो आप कर रहे हैं, बड़े स्टूडियोज और वो सब की है, वो कैन में आती है, लेकिन आउट ऑफ कंपटीशन, स्पेशल स्क्रीनिंग में। एग्जैक्टली वो चीज़ गोवा फिल्म फेस्टिवल अभी नहीं कर पाया है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज को जोड़कर एक अलग से सेक्शन बनाकर आउट ऑफ कंपटीशन करें और उसकी नेटवर्किंग करें। दूसरी चीज़ जो हमारा गोवा फिल्म फेस्टिवल असफल रहा है जिस चीज़ में, कि वहाँ फिल्म के लवर्स तो बहुत हैं और फिल्म मार्केट में छोटे मोटे खरीदार भी हैं, नेटवर्किंग भी है, लेकिन जितनी फिल्में जहाँ बिक सकती हैं, जो लोग उसके खरीदार हैं, उनकी नेटवर्किंग अभी इफ़ी नहीं कर पाया है। यदि वो करे, जैसे मान लीजिए यहाँ जी स्टूडियो है, यशराज फिल्म्स है, करण जौहर का है, ये धर्मा, और जैसे एकता कपूर या बहुत बड़े बड़े जो सुभाष घई पहले होते थे, इन लोगों के जो हाउसेज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव यदि इंडिपेंडेंट फिल्मों को देखें जो देश में नौजवान बना रहे हैं, तो ज़रूर ये लोग उनमें से अधिकतर को खरीद सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी समस्या है, एक फिल्म बना लेना बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ, लेकिन उसको रिलीज करके जनता तक पहुँचा देना बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अब चाइना में 60,000 स्क्रीन है, 60,000। हमारे यहाँ हिंदी बेल्ट में 8,000 से ज़्यादा है ही नहीं, 8,000 स्क्रीन है, 5,000 साउथ में है। तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये नेटवर्किंग यदि हो जाए तो सोने में सुगंध वाली बात हो जाएगी। मैंने इसलिए इनकी बात को एक्सप्रेस किया। तो ठीक है, धन्यवाद। अब आने के बाद आपसे आपकी समीक्षाएं पढ़ेंगे सोशल मीडिया पे तो आएंगे आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।